नमस्कार दोस्तों, एएचएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए जो कि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे और सीडीपी यानी कि बाल विकास के जो 30 प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 4-5 साल का पेपर सॉल्व करा दिया है। आज का जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे वो आपका यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिए। देखिए, आज का जो पेपर हमारा है वो 2016 मई, ठीक है, यानी कि मई 2016 में जो आपका पेपर हुआ था आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि, यानी कि जो सीखना है एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि आपको पॉजिटिव आंसर ही ढूंढना है। पहला नंबर, सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। सीखना याद करना ये तो होगा ही नहीं। थर्ड नंबर ऑप्शन पढ़िए, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। और लास्ट आपका लिख रहा है, सीखना मुख्य रूप से जैविक कारकों पर नियंत्रित होता है, ये भी नहीं होगा। तो जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उसको ध्यान समझिए, कह रहा है कि ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षक को शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब ज्ञान पे कार्य होगा तभी तो नए नए ज्ञान का निर्माण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर ऑप्शन, बाकी जो है वो निगेटिव है इसलिए नहीं होंगे। अगला प्रश्न पढ़िए, सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है या सीखने के लिए तो शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहला नंबर, अधिगम के प्रति अभिप्रेरणा को मापना, ये आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि अधिगम के प्रति उसको बराबर प्रेरित करता रहे ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा सीखे। अगले ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, अगला लिखा है, बच्चे पर तैयारी के नियम लागू करना, निगेटिव हो गया, नियम नहीं बनाना है आपको, हटाइए इसको। अगला है सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना, ये भी नहीं हो सकता, हटाइए। बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान न देना, तो ये बाकी तीनों के तीनों निगेटिव ऑप्शन है, पॉजिटिव केवल पहला वाला है, इसलिए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक प्रभावी कक्षा में, तो मैंने आपको बताया था जब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन मिले बड़े बड़े तो सबसे पहले आप बड़े ऑप्शन में जाइए और देखिए क्या वो सही बैठ रहा है। देखिए लिखा है कि एक प्रभावी कक्षा में, देखिए लिखा है ना, शिक्षक चर्चा को आत्मसात कर शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ संबंध बनाता है। ठीक है, यानी कि जो थर्ड नंबर ऑप्शन उसमें लिखा कि सब आत्मीयता के साथ सम्मानित उनके ज्ञान को ग्रहण करे, उनका सम्मान करे और उनका जो पूर्व ज्ञान है उससे वो संबंध बनाते हुए आगे बढ़े। इसलिए जो राइट आंसर है हमारा वो थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अदर आपके गलत है। जैसे पहला लिखा है अधिक अंक प्राप्त करना कतई उद्देश्य नहीं होता। दूसरा लिखा है पाठ तैयार करना, तैयारी थोड़ी कर रहे हैं आप, हमको सीखना है। और लास्ट वाला लिखा है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय नहीं सक्रिय रहना है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अच्छा, यहां हम लिख रहे हैं, इसको लिखते हैं। पहले का जो था हमारा वो था हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन और दूसरे का क्या था हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन और तीसरे का थर्ड नंबर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा है कि बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब, यानी कि बच्चे रुचि अपना दिखाते हैं कक्षा में कब दिखाएंगे। ऑप्शन पढ़िए, शिक्षक केवल निगेटिव वर्ड है तो ये कतई नहीं होगा, हटाइए इसको। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा प्रशंसा करता है, ये तो एकदम पॉजिटिव आंसर है। फिर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वे बड़ी कक्षाओं में मित्रों के साथ बैठते हैं, उन्हें गृह कार्य नहीं मिलता। तो जो पहला, तीसरा और चौथा है देखिए तीनों में निगेटिव है, लेकिन सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए कह रहा है कि शिक्षक जो होता है प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देता है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको वो प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ उनकी तारीफ भी करता है। तो ये जो है इस प्रकार की कक्षा में बच्चे रुचि लेंगे। तो फोर्थ नंबर का सेकंड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, फिर से आपको दोहरा रहे हैं, केवल पॉजिटिव टर्म्स पे ध्यान दीजिए और हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर बैठाइए, आपका बैठ जाएगा। ठीक है, ईवीएस सीटेट जो है आपका बहुत इजी है, उतना कठिन भी नहीं है। देखिए अगला, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, यानी कि जब बच्चा विद्यालय में आता है तो पहला नंबर ऑप्शन, उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भिन्न भाषा है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना है, निगेटिव आ गया ना, हटाइए इसको। उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि केवल आ गया, हटाइए इसको भी। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
बच्चे को अपनी मातृभाषा में बोलने का हक दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे बेटर क्या होगा, वो आंसर आपसे पूछना चाह रहा है। पहला नंबर, शिक्षक को मुख्य रूप से, फिर आ गया ना, मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक, नहीं पाठ्य पुस्तक नहीं, बच्चों पर ध्यान देना है, पहला गलत। दूसरा क्या लिखा है? शिक्षक को अपने अभिलेखों का रख रखाव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए, नहीं भाई, रख रखाव छोड़िए, पहले बच्चों पर ध्यान दीजिए। अगला, एक शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो भी शिक्षक कार्य करे उससे बच्चे अपने आप को सेफ महसूस करें तथा उनको ये लगे कि हम जब भी अपने गुरुजी से या टीचर से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें हमारी सारी समस्या को समाधान गुरुजी करेंगे, उनको डर की भावना उनके अंदर ना हो। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है कि प्रतियोगिता का बढ़ाना, प्रतियोगिता में बढ़ावा नहीं देना है, उनको सीखने में बढ़ावा देना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं और इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपको ऑप्शन बड़े बड़े मिले तो पहले आप बड़े वाले फोकस किया कीजिए और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्यादातर केस में, ठीक है। देखिए, शिक्षक शिक्षार्थियों में समस्या समाधान कौशल बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है या कैसे कर सकता है? पहला, अपने शिक्षण में चाक श्यामपट्ट का प्रयोग करके। दूसरा, शिक्षार्थियों को विभिन्न पदार्थ उपलब्ध कराकर तथा उन्हें अपनी सामग्री का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो बस पॉजिटिव मिल गया और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप ऑप्शन पढ़िए, लिखा है अभ्यास पे बल देकर, कतई नहीं होना चाहिए। अनुशासन को बढ़ावा देना, कतई नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या लिखा है? बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियां बना लेते हैं। इस संदर्भ में अगर बच्चा सीखने के लिए अपने तौर तरीकों को अपना रहा है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? क्या उसको डांटेंगे या उसको रटवाएंगे? नहीं ना, आप क्या करेंगे? उसका सहयोग देंगे तथा उसको प्रोत्साहित करेंगे और प्रशंसा करेंगे। तो बस यही ऑप्शन ढूंढिए। देखिए क्या लिखा है? पहला लिखा है कि युक्तियों पर ध्यान न देना, निगेटिव हो गया, हटाइए। दूसरा देखिए, बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा करना, संवाद स्थापित करना, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये बड़ा ऑप्शन भी है तो और आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला, इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो अपना रोल अदा करते हैं? पहला नंबर, केवल आनुवंशिक, केवल मतलब निगेटिव, हटा दीजिए। भौतिक आधारभूत संरचना। अगला, सामाजिक संदर्भ और संवेग, परिपक्वता एवं शारीरिक छवि। देखिए पहला तो गलत हो गया, लेकिन तीन में लगभग सही है। लेकिन आपसे पूछा है सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा सामाजिक संदर्भ और संवेग। संवेग मतलब बच्चे की मनोदशा कैसी है, क्या वो सीखने के मूड में है या नहीं, और सामाजिक स्थिति मतलब आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखने की प्रक्रिया में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था की अवधि की ओर संकेत करती है। देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है वो, देखिए जो शैशवा अवस्था होती है 0 से 5 साल तक, और 5 से लेके 11 साल तक क्या होता है हमारा? 0 से लेके 5 साल तक क्या होता है? बाल्य अवस्था। लेकिन इसमें एक चीज मैंने आपको और बताया था कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था जब भी आपसे पूछेगा तो बच्चा जब 0 से 2 वर्ष रहता है, शैशवा अवस्था यही मेन है। लेकिन जब वो 3 से 6 वर्ष या 5 वर्ष तक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो यही स्टेट क्या है? ये है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो 3 से 5 आपको ऑप्शन ढूंढना है। देखिए पहला लिखा है 2 से 8, ये तो होगा नहीं। 6 से 12 लिखा है, ये मुख्य बाल्य अवस्था है। फिर आपसे कहा है जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 8 वर्ष तक। देखिए ये क्वेश्चन कंट्राडिक्शन टाइप का है, लेकिन फिर भी इसको आयोग ने, जो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष, क्योंकि 3 से जो 5 है हमारा प्री बाल्यावस्था यानी कि कह लीजिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो एज है वो 3 से 5 मानी गई है और वो इसी में आती है, ठीक है। 0 से 8 कर देंगे तो इसमें उत्तर बाल्यावस्था भी आ जाएगा, इसलिए ये गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी शिक्षक के लिए बुद्धि और विकास के सिद्धांतों को जानना महत्वपूर्ण है।
मतलब बुद्धि और विकास का जो सिद्धांत है वो शिक्षक जानना चाहिए। ऐसा क्यों? आगे पढ़िए। यह ज्ञान बच्चों को भाई अलग नहीं करना है, गलत। अगला, शिक्षक को अच्छा प्रभाव, आपको प्रभाव नहीं डालना है, गलत। बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब वो विकास और बुद्धि सिद्धांत को जानेगा तो वो समझेगा कि हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए हमें प्रत्येक बच्चे को समय देना है और उनको अवसर प्राप्त करवाना है ताकि वो अच्छे से सीखे। और देखिए इसमें भी बड़ा वाला ऑप्शन सही है, तो ये भी एक टॉपिक आप पकड़े रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। बच्चे के विकास का परिणाम है, ठीक है, पालन पोषण का, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मेल का, आनुवंशिकता का, पर्यावरण का। देखिए वैसे चारों ऑप्शन सही है, लेकिन बेस्ट ढूंढना है तो आपका जो बेस्ट है वो बड़ा वाला ऑप्शन आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। मतलब आनुवंशिकता मतलब माता पिता के लक्षण कैसे हैं वो, और प्लस उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, अगर अच्छा है तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चे, बस बच्चे लिख के छोड़ दिया। पढ़िए, जन्म से उच्छल होते हैं, उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है, ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा आपका इलिटरेट सोसाइटी में है तो वो अनपढ़ ही रहता है, अगर बच्चा आपका लिटरेट में है तो पढ़ेगा। अब अगर इलिटरेट सोसाइटी में है उसको अगर आपने एजुकेशन प्रोवाइड कराई तब तो वो पढ़ेगा, लेकिन उसको कभी एजुकेशन मिला ही नहीं तो वो उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। तो आपका 3rd नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या लिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। देखिए ध्यान सुनिए। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास के चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी रहती है। अर्थात जैसे बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये गिलास है इसमें पानी पियो, और फिर हमने कहा उसको कि ये गिलास है इसमें पानी पियो। ठीक है, तो आप देखें तो ये गिलास मोटी है और ये गहरी है, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जितना पानी इस गिलास में आएगा उतना ही इसमें भी आएगा। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं। वह प्रतीक नहीं बना पाता, प्रतीक तो बना ले रहा है ना, प्रतीक मतलब वो देख रहा है कि गिलास ऊंची बड़ी है एक छोटी है, तो ये तो सही नहीं होगा। वह अनुकरण नहीं कर पाता, अनुकरण मतलब देख देख के देख तो रहा ही है। अगला, वह वैपरीय चिंतन नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ा सा टफ आपके लिए बना दे रहा है। वैपरीय मतलब वो सोच समझ तर्क नहीं लगा पा रहा है कि यार ऐसा ये पानी तो उतना ही है, बड़ी गिलास है तो साथ साथ ये मोटी भी तो है, लेकिन वो आकार से चीजों को देख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वह वैपरीय चिंतन नहीं कर पाता। अगर कर लेता तो समझ जाता कि पानी का आयतन जो है सेम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd। अगला प्रश्न। एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यह समझ प्रदर्शित कर रहा है। देखिए ध्यान समझिए, इसमें कारण आ रहा है। बच्चा क्या बोल रहा है? तेज चलो ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं, तेज चलो ताकि हम जल्दी पहुंच जाए, यानी कि कार्य जल्दी जल्दी करो ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। अर्थात कार्य और कारण, इसमें क्या छुपा हुआ है? कार्य और कारण। अगर हम कार्य जल्दी करेंगे तो उस कारण जल्दी पहुंचेंगे, कम करेंगे तो लेट पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कार्य और कारण। ठीक, तो देखिए आप प्रश्न समझिए और उस प्रश्न से ही पूछिए क्या पूछ रहे हो भाई तुम, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नई स्कीमा के प्रक्रिया को कहा जाता है। अर्थात स्कीमा मतलब एक तरह समझिए मोटा मोटा नॉलेज। अगर कोई नई नॉलेज आती है, आप उस पुरानी नॉलेज के साथ एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं या कर ले रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समायोजन। लेकिन समायोजन जब ऑप्शन में ना हो तो समायोजन का ही एक दूसरा पर्यायवाची है अनुकूलन। मतलब अपने अनुकूलित कर लिया। जैसे ठंडी है इस समय, हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं, अभी वीडियो के लिए टोप निकाल दिए हैं, टोप लगाए रहते हैं, दस्ताना पहन रहते हैं। यही गर्मी में क्या करते हैं हम लोग? बनियान पहन के घूमते हैं। अर्थात जब नई जानकारी को लेना होगा या नई स्कीमा को ग्रहण करना होगा तो हमें उसके अनुसार अनुकूलन करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, इसमें 3rd नंबर बहुत सही हो रहा है भाई। चलिए देखिए लगातार थर्ड, इधर भी थर्ड। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा? देखिए जो
सामाजिक सिद्धांत जिन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि बच्चों की अपनी एक निजी भाषा होती है जिसके द्वारा वो समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वाइगोत्स्की ने दिया था निजी भाषा का सिद्धांत, या निजी भाषा का शब्द सबसे पहले उन्होंने ही प्रयोग किया था। देखिए वाइगोत्स्की फिर आ गए, चारों पेपर में लगातार आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगला प्रश्न भी है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ करके बहुत सीखते हैं। देखिए जो साथ साथ बच्चे होते हैं उनके साथ क्या करके सीखते हैं। देखिए मारपीट करके सीखते हैं, मारपीट तो करेंगे नहीं, या मारपीट करके सीखेंगे नहीं। अनुकरण अपने समवयस्क साथी बच्चे से नहीं करते, बड़ों का करते हैं, तो दो ऑप्शन तो डिलीट हो गया। अगला है अंतःक्रिया या प्रतियोगिता। देखिए प्रतियोगिता करेंगे तो उनमें ईर्ष्या आएगी, इसलिए वो अंतःक्रिया करके ज्यादा सीखते हैं, ठीक है, तो इसका भी थर्ड नंबर इज अ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिख रहा है, कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं। देखिए उनका जो परंपरागत, पूर्व परंपरागत और प्री परंपरागत तीन है, ठीक है, तो नैतिकता के उनके कितने सिद्धांत है, तीन सिद्धांत है या तीन स्तर है, आप ध्यान रखिएगा। आगे शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वो है, शिक्षार्थी मतलब बाल केंद्रित उपागम क्या है, जिसमें बच्चों को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाए, उनके जितनी भी हितकारी चीजें हैं सबको किया जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए पहले वाले ऑप्शन लिखा है पुरस्कार और दंड, दंड कभी नहीं देना है, हटाइए उसको, गलत हो गया। दूसरा तथ्यों को याद कराना है, हटाइए, ये भी गलत हो गया। बड़ा वाला ऑप्शन पकड़ लीजिए और वही राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को स्वयं की समझ निर्माण करने तथा उत्तरदायी बनाना चाहिए, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बुद्धि में क्या शामिल है। पहला, समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ध्यान समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लेंदी किया है। देखिए क्या कह रहा है, बुद्धि में क्या शामिल है। समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। अगला, किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर, जैसे कोई अगर विशेष प्रश्न है उसका एक ही उत्तर देने की योग्यता, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तो बुद्धि यही है, योग्यताओं का समूह जो सीखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड का भाई बहुत बोल वाला है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारण है। यह कथन है। देखिए भाषा के विकास का बात जब भी आएगी तो हमेशा वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की, तो इसको किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। 22 का सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि एक शिक्षक का यह विचार है, लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और मां बनने में उनकी मदद कर सके, इस प्रकार का विचार। देखिए तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, ये सेम टू सेम बस पलट रहा है। शिक्षक ये कह रहा है कि लड़कियों को अलग शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो पत्नी और मां अच्छा बने। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो पक्षपात कर रहा है किसके साथ, लड़के और लड़कियों में, अर्थात जेंडर यानी कि लिंग भेदभाव कर रहा है। तो बस ढूंढिए आप लिंग भेदभाव किसमें है। आप देखिए लास्ट नंबर ऑप्शन, लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। ऐसा नहीं है भाई, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये भी आपसे हर बार पूछ रहा है तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा जब भी क्वेश्चन पूछे। चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। प्रतियोगिता को बढ़ाना, अध्यापक का कार्य घटाना, अधिगम को आगे बढ़ाना, यही होना चाहिए मूल्यांकन का मेन कार्य। तो यहां भी थर्ड आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन देखिए, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए, गलत, केवल गलत, अलग करके ये भी गलत, लास्ट वाला विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, यानी कि बच्चों को विशेष व्यवस्थाएं दी जाए। चलिए अगला प्रश्न 26वां नंबर, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो उसको संभालने के लिए शिक्षक क्या करे। पहला, शिक्षार्थियों को सामाजिक संदर्भ में सम्मान नहीं करना चाहिए, हटाइए इसको, गलत है, निगेटिव वर्ड आ गया। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पे, ये भी गलत है, एक आधार नहीं बनना चाहिए। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका भी थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे? बुद्धि परीक्षण करके, उनकी शारीरिक बनावट देखकर, उनके पिछले लिखने की नोट्स देखकर, यह देखकर कि वे दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं। ठीक है, लड़ना नहीं देखना है, तो इसका आंसर है उनके लिखने की नोटबुक को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि बच्चा सीखने में निर्योग्य है या थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसका भी 3rd नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं, किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है। सृजनशील मतलब जो बच्चा बहुत क्रिएटिव है, समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम, रटकर हटाइए रटना वाला है, नियम कानून नहीं मानना है, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति मतलब बच्चे का विचार क्या है और वो किस प्रकार से दूसरों से इंटरेक्ट करता है। इस बेस पे हम जान जाएंगे कौन सा बच्चा कितना सृजनशील है। तो 28 का हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सृजनात्मकता में शामिल है, क्या शामिल है? क्रिएटिविटी में दूसरों का अनुकरण और नकल करने की योग्यता नहीं, हो ही नहीं सकता। अपसारी चिंतन करने की योग्यता ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अपसारी चिंतन का दूसरा रूप ही है सृजनात्मकता। फिर भी आगे देखते हैं, लंबे अनुच्छेदों को अंकों पर हटाइए, गलत हो गया। अभिसारी चिंतन, अभिसारी मतलब होता है, अभिसारी मतलब पूरा बड़ा लाके एक ही जगह पे सोचे, और अपसारी मतलब एक जगह लाके बहुत सारा सोचे। ठीक है, तो अपसारी चिंतन करना चाहिए और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जब विकास के किसी भी क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष बच्चों की क्षमता कम है तो, देखिए कैसे पढ़ लेते हैं, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो, मतलब बच्चे की क्षमता कम है तो आप क्या करेंगे? वह उनके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता, करेगा भाई, करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, बिल्कुल विलंब है। विकास के सभी क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है, उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक बात बताइए, अगर बच्चा कम गति से सीख रहा है तो उसके सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। 3 से शुरुआत हुआ, 3 पे खत्म हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा 2016 मई का सीडीपी बाल विकास का क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।